मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध की अंतर्गत आगे का जो है देखेंगे। इसमें फ्यूल के प्रबंध का सिद्धांत, फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल, लचीले होने चाहिए तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने के योग्य होने चाहिए। हेनरी फ्यूल को आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। इनमें पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता और न ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह कार्य में दक्ष नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन करके विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए ताकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ सके। दूसरा प्रिंसिपल है फ्यूल का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के पूरक हैं। प्राधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। अतः यह आवश्यक है कि जब भी व्यक्ति को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए तो उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों, नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। आदेश देने वाले अधिक अगर होंगे तो उनसे अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है और अधिकार कमजोर पड़ता है, जिससे श्रमिक में काम को टालने की प्रवृत्ति भी डेवलप हो जाती है। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए। फ्यूल के अनुसार संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता अति महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों की कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता अत्यंत आवश्यक है। छठा प्रिंसिपल देखें, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंधकों का दायित्व है, उनका कार्य है, फिर भी यदि अगर इनमें कोई टकराव हो तो फिर सामूहिक हितों के रक्षार्थ व्यक्तिगत हित को समर्पित कर देना चाहिए। सातवां है कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए। भुगतान करने की उचित विधि का निर्धारण होना चाहिए और प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन एवं क्षमता से कार्य करते हैं और उससे श्रम संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। आठवां है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। संस्था में अधिकारों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार और दायित्वों में संतुलन बना रहे। श्रेणी श्रृंखला,
स्केलर चेन। किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक संख्या होनी चाहिए और अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। व्यवस्था, ऑर्डर। प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए तथा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए, ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। समानता। प्रबंधकों द्वारा किया गया समान व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठा, समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो कर्मचारी इनसिक्योरिटी फील नहीं करेंगे, भय मुक्त कार्य करेंगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारी उस सर्विस का अपने आप को एक पार्ट मानकर लगन और निष्ठा से कार्य करेंगे, कार्य को सीखेंगे और अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इससे उनकी कार्यकुशलता में भी निरंतर वृद्धि होगी। 13वां है पहल, इनिशिएटिव। फ्यूल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसको कार्य रूप देने की व्यवस्था का सुझाव देता है, तो मैनेजमेंट का ये कर्तव्य है कि उसको मान्यता प्रदान करे ताकि कर्मचारी की पहल की क्षमता का विकास हो सके, उसमें इनिशिएटिव लेने का डेवलपमेंट हो। 14th एंड लास्ट है सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन। यह सिद्धांत संगठन में ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच अगर सहयोग नहीं हो तो लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इस सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी और आपसी मतभेद बुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि संस्था निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। इसके बाद प्रबंध के कार्य हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के प्रमुख कार्यों में पहला है नियोजन, प्लान। नियोजन मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। प्लानिंग जो है मस्तिष्क के अंदर डेवलप होती है, जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्का इरादा, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लानिंग का मतलब यह है कि पूर्व में यह निश्चय करना, यह डिसाइड करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किया जाएगा। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बदलती है, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करती है, भविष्य की कल्पना करती है और प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करती है। यही कारण है कि जो प्लानिंग है उसको प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उनमें सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है। प्लानिंग प्रत्येक कार्य को इस प्रकार संपादित करने की विधि का चयन करता है ताकि हमको जो रिजल्ट मिले वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो। इसलिए भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व में निर्धारण करने को ही प्लानिंग, नियोजन कहा गया है। नियोजन के लिए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन तथा अनुसंधान आवश्यक है ताकि कार्य कम से कम समय में मितव्यता पूर्वक संपन्न किया जा सके। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उनको कार्यान्वित करने का जो कार्य है वो प्रबंध संगठन के माध्यम से करवाता है। संगठन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला तंत्र से है। उपक्रम की योजनाएं कितनी भी अच्छी हो, बहुत अच्छी प्लानिंग हम करें,
सब कुछ करें और आकर्षक हो, लेकिन अगर उनको कार्यान्वित करने का संगठन का अभाव है तो सफलता मिलना संभव नहीं है। अतः नियोजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को कार्यान्वित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण किया जा सके, जिसमें नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने लिए निर्धारित कार्यों को इस प्रकार संपन्न करें कि उनके कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। इसके लिए मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि उपक्रम के संपूर्ण कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में बांट दिया जाए और उनमें इस प्रकार ग्रुपिंग की जाए, समूहबद्ध किया जाए कि एक प्रकार की क्रियाएं एक ही समूह में सम्मिलित हों। इन क्रियाओं का विश्लेषण तथा श्रेणीयान हो जाने पर उन्हें अधिकारियों के उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो भी पर्याप्त अधिकार हैं, सुविधाएं हैं, वे सभी उपलब्ध की जानी चाहिए। इसके बाद तीसरा है नियुक्ति या स्टाफिंग। संगठन के ढांचे का निर्माण तभी होगा जब उसमें कुशल और योग्य व्यक्ति अपॉइंट होंगे, नियुक्त होंगे। नियुक्तियां करना भी प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य है। इसका मतलब संगठन की योजना के अनुसार अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफर, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी होंगे, उस उपक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावी और कुशल होगा। इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का पहले से ही पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग कर लगा लेनी चाहिए, ताकि उनका चयन के लिए विज्ञापन देना, चयन करना, प्रशिक्षण देना और उन्हें नियुक्ति देकर कार्यभार आदि सौंपने को सूझबूझ से निपटाया जा सके। चौथा है निर्देशन, डायरेक्शन। प्रबंध जो है क्या है? व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में निर्देशित किया जाए। निर्देशन का मतलब उपक्रम में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, तथा ये भी देखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को उस प्रकार से कर रहा है या नहीं। उस व्यक्ति में जो निर्देश देता है उसमें गतिशीलता का, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय उद्योग में निर्देशक की स्थिति जहाज का जैसे एक कप्तान होता है, ऐसे उद्योग में मैनेजमेंट की स्थिति होती है। पांचवा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। एक ही कार्य की विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करना मानव जाति की आदत स्वभाव में है। इन वैचारिक मतभेदों से उपक्रम के सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करना कठिन होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों, कार्यकलापों तथा भावनाओं में सामंजस्य लाना, समरूपता लाना अति आवश्यक है। विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्यों से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामूहिक प्रयासों में व्यवस्था करने को ही हम कोऑर्डिनेशन, समन्वय कहते हैं। 6 पॉइंट है नियंत्रण, कंट्रोल। ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, प्रबंध का बहुत अति महत्वपूर्ण कार्य है कि जो इतने भी कार्य हैं वो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। क्या इनमें क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही है? क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है? इन सब प्रश्नों का हल प्रभावशाली नियंत्रण में है। नियंत्रण वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय तथा भौतिक साधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग का ज्ञान हो सके और यदि आवश्यक हो तो उन प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके। इस कारण से प्रबंध का एक आवश्यक एवं आधारभूत कार्य माना जाता है। उपक्रम में कितना भी अच्छी प्लानिंग कर ले हम, अगर उसका भलीभांति क्रियान्वयन नहीं होगा तो
हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग करें, श्रेष्ठ योजना हो, संगठन की सर्वश्रेष्ठ योजना बना लें, हमको पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाएगा। आत्म उत्प्रेरण मोटिवेशन, किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक तत्वों के अतिरिक्त एक और तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे हम मानव तत्व, श्रम तत्व कहते हैं। श्रम तत्व के द्वारा ही भौतिक साधनों का उपयोग किया जाना संभव होता है। यह श्रम तत्व उसी समय अपने पूर्ण कुशलता से कार्य करने को प्रेरित हो सकेगा जबकि उसे अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए, और इसी को हम उत्प्रेरण मोटिवेशन बोलते हैं। श्रमिक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उस रुचि में वृद्धि करना ही उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। उत्प्रेरण का उद्देश्य उपक्रम के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों का उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देना, इस दिशा में उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना है। कुशल उत्प्रेरण से मानवीय संबंध विकसित होते हैं और उपक्रम की सफलता में बहुत सहायक होते हैं।